मनोज गौतम नगर शहर में रहता था और गौतम नगर की ही एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था। एक दिन की बात है, मनोज अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठा काम कर रहा होता है और काम करते हुए बीच बीच में मुस्कुराने लगता है कि तभी उसका दोस्त विशाल आता है और मनोज को यूं मुस्कुराता देख उससे बोलता है, भाई क्या बात है जो काम करते करते यूं मुस्कुराए जा रहे हो? और ये बार बार फोन में किसकी फोटो देख रहे हो? यार, गांव से माँ का फोन आया था। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की देखी है और उससे शादी करने के लिए मुझे 2 दिन के बाद गांव बुलाया है और फोन में उस लड़की की फोटो भी भेजी है। अच्छा जी, तो ये बात है, इसीलिए जनाब इतना मुस्कुरा रहे थे। वैसे अभी फोटो में तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फिर कब निकल रहे हैं हम दोनों गांव के लिए आपकी दुल्हन लाने? हम दोनों? हाँ भाई, हम दोनों। ठीक है, तू भी चल लेना। यार, मेरा तो मन है कि मैं आज रात को ही बस से गांव के लिए निकल जाऊं, पर माँ ने फोन पर कहा है कि 2 दिन बाद अमावस की काली रात है और उस काली रात को एक खूंखार भेड़िए की आत्मा भटकती है, इसीलिए मैं 2 दिन के बाद गांव आऊं। अरे यार, तू शहर में रहकर भी इन बेकार की बातों पर यकीन करता है? भाई, अब तो चाहे काली रात हो या डरावनी रात, हम दोनों दोस्त तो अब कल सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे और तुम्हारी दुल्हनिया को लेकर ही वापस आएंगे। हाँ। फिर अगले ही दिन मनोज और विशाल बस से गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचते हुए रात हो जाती है। मनोज विशाल से कहता है, यार विशाल, हम दोनों को यहीं उतरना होगा। आगे जंगल है, हम दोनों को उसी रास्ते से गांव पहुंचना होगा। जंगल का रास्ता गांव का सबसे शॉर्टकट रास्ता है। फिर वो दोनों बस से उतरकर जंगल के रास्ते से जाने लगते हैं। यार, आज आसमान में ना जाने ये कैसी डरावनी काली घटाएं छाई हुई हैं। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और वैसे भी माँ ने कहा था कि अमावस की रात को मैं गाँव ना आऊं। अरे यार, कितनी तो मस्त हवा चल रही है और तुझे डर लग रहा है। चल ना मनोज, कुछ देर इस घने पेड़ के नीचे आराम करते हैं। ऐसे बोलते ही विशाल एक पेड़ के नीचे लेट जाता है और लेटते ही उसकी आंख लग जाती है। फिर कुछ ही देर में पूरे आसमान में काली घटाएं छा जाती हैं। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है और ये विशाल है कि आराम से इस घने जंगल में सो रहा है। मनोज के ऐसे बोलते ही जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं कि तभी काली परछाई वाला भेड़िया मनोज के पास आता है और डरावनी आवाजें निकालने लगता है। मनोज भेड़िए की काली परछाई को देखकर वहां खड़ा थर-थर कांपने लगता है। इससे पहले मनोज कुछ कर पाता, उससे पहले भेड़िया मनोज के शरीर में प्रवेश कर जाता है और देखते ही देखते मनोज भी एक भेड़िए के रूप में बदलने लगता है। उसके शरीर पर बाल आने लगते हैं, नुकीले बड़े दांत और लंबे नाखून निकलने लगते हैं। कुछ देर में मनोज पूरी तरह भेड़िया बन जाता है और हंसते हुए बोलता है, बहुत दिनों से लोगों का गरम गरम ताजा ताजा खून नहीं पिया। आज इस लड़के का शरीर पाकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। तभी विशाल मनोज को भेड़िया बनता हुआ देख लेता है और बोलता है, अरे मर गया, अरे मर गया। अरे ये मनोज तो सच में एक भेड़िया बन गया है। इसका मतलब भटकते हुए भेड़िए की आत्मा इस मनोज के शरीर में चली गई है। अरे वाह, क्या बात है, मेरा शिकार खुद ही मेरे पास आ गया है। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने खून से मेरा क्या होगा? इससे तो मेरा एक दांत भी गीला नहीं हुआ। ऐसे बोलकर भेड़िया अपने शिकार की तलाश करता हुआ जंगल से बाहर सड़क पर आ खड़ा होता है कि तभी उसकी नजर पास आ रही एक बस पर पड़ती है। जैसे ही वो बस पास आती है, भेड़िया उस बस पर हमला कर देता है और डरावनी आवाज निकालते हुए बोलता है, अरे वाह रे वाह, आज तो मेरे मजे ही आ गए। एक साथ इतने सारे लोग।
अब मैं एक एक करके इन सभी का खून चूस लूंगा। लेकिन भेड़िया एक एक करके सभी लोगों को काट कर उनका खून पी जाता है और फिर वापस जंगल में चला जाता है। फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और भेड़िया मनोज के शरीर से बाहर निकल जाता है। मनोज डरता हुआ गांव पहुंचता है। अरे मनोज, तुम? और हमने तुमको कहा था ना कि 2 दिन के बाद गांव आना, फिर काहे इतनी जल्दी गांव आ गए? और क्या बात है, तुम इतना घबराए हुए काहे हो? मनोज अपने मन में सोचता है। अगर माँ को भेड़िए वाली बात बता दी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी, इसीलिए अभी मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। अरे कुछ नहीं माँ, वो क्या है कि सफर करते करते काफी थकावट हो गई है, कुछ देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। रात को जब मनोज और उसकी माँ खाना खा रहे होते हैं तो मनोज की माँ मनोज से कहती है, बेटा तुम्हें हमने कहा था कि 2 दिन के बाद गाँव आना, पर तुम्हें तो सब्र ही ना हुआ, जो अमावस्या की रात को जंगल के रास्ते आ गए। अरे कमबख्त, अगर तुम्हें कछु हो जाता तो मेरा क्या होता? वैसे ही उस भेड़िए के आतंक से पूरा गांव सहमा रहता है, पर तुम्हें तो शादी करने की इतनी जल्दी पड़ी है कि अमावस्या की रात को ही गाँव आ धमके। अरे माँ, अब तुम ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि कब मिलवा रही हो मुझे मेरी होने वाली बीवी से? सुनहरी, सुनहरी है ना उसका नाम। काफी रात हो गई है, अब जाकर सो जा, ठीक है? फिर माँ और मनोज दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, मनोज को अजीब सी बेचैनी होने लगती है और वो अपने पलंग से उठ खड़ा होता है। मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे खून पीना है, इंसान का ताजा ताजा खून पीना है। हे भगवान, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मैं क्या बोले जा रहा हूँ? फिर कुछ ही देर में मनोज फिर से भेड़िया बन जाता है और अपने शिकार की तलाश में पूरे गांव में घूमने लगता है। मनोज की माँ मनोज को भेड़िया बनते देख लेती है। हे भगवान, लगता है भेड़िए की आत्मा हमरे बेटे मनोज के शरीर में प्रवेश कर गई, तभी मनोज आधी रात को भेड़िए के रूप में बदल गया है। ये सारे गांव वाले कहाँ मर गए? प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, यहाँ तो मुझे कोई मिलने से रहा। ऐसे बोलकर भेड़िया फिर से जंगल के बाहर सड़क पर जाकर खड़ा होता है और बस का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बस आती है, भेड़िया उस बस पर छलांग लगा देता है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। भेड़िए को देखते ही बस में बैठे सभी लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। कोई नहीं बचेगा मेरे वार से, मैं तुम सभी का खून पी जाऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। ऐसे बोलते ही भेड़िया सभी को मारकर उनका सारा खून पी जाता है और सुबह होते ही भेड़िया मनोज के शरीर से बाहर निकल जाता है। मनोज घर जाकर अपनी माँ को भेड़िए वाली सारी बात बताता है। बेटा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलकर माँ मनोज को लड़की दिखाने ले जाती है। मनोज और सुनहरी एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लेते हैं। माँ सुनहरी के पास जाती है और बोलती है, बेटी तुम्हें मनोज पसंद तो है ना? जी माँ जी, पर क्या बात है, आप काफी परेशान लग रही हैं। बेटी मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकती। फिर माँ सुनहरी और उसके पिता को भेड़िए वाली सारी बात बता देती है। मैं अपने बेटे को ना खो दूं, इस डर से ये भेड़िए वाली बात मैंने किसी को नहीं बताई। आप चिंता ना करें, हम सभी मिलकर आपके बेटे को उस शैतान भेड़िए से मुक्त करा कर ही रहेंगे। हाँ। फिर आधी रात होने से पहले ही सुनहरी के पिता कुछ गांव के लोगों के साथ मनोज और उसकी माँ को मंदिर ले आते हैं। पुजारी जी मनोज को माता की मूर्ति के आगे बैठाकर पूजा शुरू कर देते हैं। जैसे ही आधी रात होती है, मनोज फिर से भेड़िए के रूप में आ जाता है। ऐ शैतान भेड़िए, मैं जानता हूँ कि तू वही है जिसने बेचारे कई लोगों का खून पीकर उन्हें मार डाला, पर इस बार तू नहीं बचेगा। जब तक तू मनोज का शरीर छोड़कर कहीं दूर नहीं चला जाता, तब तक मैं ये गंगा जल तेरे ऊपर ऐसे ही छिड़कता रहूंगा। भेड़िया गुस्से में आकर जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगता है। वहाँ थाली में रखा लाल सिंदूर अपने हाथ में लेकर भेड़िए के ऊपर फेंक देते हैं। भेड़िए के शरीर पर माता का सिंदूर पड़ते ही भेड़िया दर्द से कराहने लगता है और देखते ही देखते वे मनोज के शरीर से बाहर निकल जाता है। अब तो मैं इसी मंदिर में अपने बेटे मनोज की शादी सुनहरी से करवाऊंगी। फिर मनोज और माँ पुजारी जी और सुनहरी के पिता का धन्यवाद करते हैं और अगले ही दिन मनोज की माँ और सुनहरी के पिताजी खुशी खुशी गांव के मंदिर में मनोज और सुनहरी की शादी करा देते हैं।